दोस्तों नमस्कार, मैं रमनू सिंह। स्कूल के संचालक आज इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं कि डीओ उनके सामने नतमस्तक है और डीओ के सामने कलेक्टर बहुत छोटे नजर आते हैं। मैं सिर्फ एक उदाहरण से बता रहा हूं। श्री राम एकेडमी एक स्कूल है बिरला रोड में, जिसके संचालक जो हैं वो बलात्कार के केस में 2.5 साल जेल के अंदर बंद थे। जेल से निकलते हैं और सबसे पहले आकर वह स्कूल खोलते हैं। तो ऐसी जेल में कौन सी उनको ट्रेनिंग मिली कि वो बाहर आते ही एक स्कूल का संचालन शुरू कर देते हैं। देखिए, शिक्षा जगत एक ऐसा जगत है जहाँ पे पैसा कमाने का सबसे अच्छा माध्यम है। आज सतना के अंदर मैं ऐसा मानता हूँ कि कम से कम 500-700 स्कूलें होंगे और इन स्कूलों में कोई व्यवस्थाएं नहीं। सरकार बड़ी बड़ी बातें करती हैं। अभी मोहन यादव ने एक मामला भी उजागर हुआ कुछ दिनों पहले, अंडरग्राउंड वाले मामले में 3 बच्चों की मौत होती है। उस मामले को लेकर कलेक्टर, प्रदेश का मुखिया, सतना का कलेक्टर, अन्य पूरे देश में इस बात को लागू किया जाता है जो भी अंडरग्राउंड व्यवस्था खत्म की जाए। मगर वो कार्रवाई 2 दिन दिखावा तो हुआ, 4 दिन अखबारों समाचार तो छपा, फिर मामला चुपचाप बंद का भी चला गया। इससे सिद्ध होता है कि चूंकि सबको चाहिए पैसा और पैसा ही काम करा रही है। जो कोई विद्यालय देख लीजिए आप, न कोई ग्राउंड है न कोई व्यवस्थाएं हैं। सरकार ने भी एक आदेश जारी किया, जब किताबें जो है आपको वहां से लेनी पड़ेगी, मगर उनके दुकानदार ठेके में दिया रखा है, यूनिफॉर्म ठेके पे लिया हुआ है। तो जब सब कुछ ठेके पे चल रहा है तो बच्चों शिक्षा गुणवत्ता कहाँ से आएगी, आप बताएं। इस स्कूल विषय पे आपका क्या मत है? अभी आपने जो एक स्कूल का उदाहरण दिया जिसमें बलात्कारी जो है स्कूल का संचालन कर रहे हैं, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। शिक्षा का जो मंदिर है वो पवित्र मंदिर होता है और इसके संचालन की जो है उनका भी एक चरित्र होना चाहिए कि यहाँ पे बच्चों का चरित्र निर्माण होता है। तो हमारे देश में ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो केवल कमाई के उद्देश्य से की जाती हैं, और अभी शिक्षा और स्वास्थ्य 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें भरपूर कमाई भी हो रही है और आप इसको देखिए जगह जगह एक दुकान की तरह खुली हुई है। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ जो कानून बनते हैं, जो नॉर्म्स तय होते हैं, वो कानूनों में रहते हैं। हमारा देश जो है कानून के मुताबिक नहीं चलता है, बल्कि इस देश का जो कानून और कायदों के मुताबिक चलता है। अगर स्कूलों में अनियमितताएँ हैं या वहाँ गड़बड़ियाँ हैं, बदमाशियाँ हो रही हैं या शोषण हो रहा है बच्चों का, या बच्चों का उस तरह से उन्नयन और विकास नहीं हो रहा है जिसकी आवश्यकता है, जिसमें कहीं ना कहीं पूरा जो शिक्षा विभाग है वो जिम्मेदार है। लेकिन पैसे के आगे जो है सब चुप रहते हैं। अभी मैं आपको एक स्कूल के बारे में मेरे साहब से जैसा जी बता रहे थे कि एक निर्देश हुआ है कि अंडरग्राउंड जो है किसी तरह की क्लासेस नहीं चलेंगी। सतना कोठी रोड पर एक स्कूल है, उसका नाम शायद IDC स्कूल है, और ये अंडरग्राउंड जो है चल रहा है। तलघर में ये स्कूल चल रहा है, वहाँ किस तरह से बच्चों की सुरक्षा है ये देखने वाला विषय है। लेकिन कोई अधिकारी वहाँ गया नहीं। अगर गया होता तो मुझे लगता है कि शायद अंडरग्राउंड स्कूल न चल रहा होता। यहाँ नियम कायदों के पालन के लिए आप रिश्वत दे दीजिए और कागजों में आप उनका पालन कर लीजिए, फिर वहाँ पर कोई मॉनिटरिंग होती, कोई देखने नहीं जाता है। जो स्कूलों के लिए मानक तय है कि वहाँ पे स्कूल की बिल्डिंग ऐसी होगी, वो हवादार होगी, वहाँ जो शिक्षक होंगे वो B.Ed होंगे, M.Ed। अभी आगे उनकी एकेडमी देख लीजिए, आपको वहाँ पे जो टीचर्स मिलेंगे आपको कोई 11वीं पास, कोई 12वीं पास मिलेंगे, या कोई ग्रेजुएट मिलेंगे, कोई B.Ed नहीं मिलेंगे, उनके पास में कोई अनुभव नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि ये एक ऐसा व्यापार है, और शिक्षक की हम सबकी ज़रूरत है, स्वास्थ्य की हम सबकी ज़रूरत है। और दिन प्रदेश में तो झूला छाप डॉक्टर भी चल रहे हैं, और मैं ये कहने में बुरी नहीं कि झूला छाप स्कूल भी चल रहे हैं, और इनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है, नहीं हो रही, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि स्कूलों के भवन भले जर्जर हो गए हैं, नेताओं के भवन में तो आबाद हैं। एक ये भी सवाल है कि हम बच्चों को पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं। स्कूलों को लेकर इसी श्रीराम एकेडमी ने एक बहुत बड़ी गलती की। एक गरीब आदमी ठेला चलाता है, उसने अपने बच्चे की TC चाहिए कि हमको दे दीजिए, उसको TC 1 साल से नहीं दे रहे थे। ये मामला कलेक्टर के संज्ञान में लाने के बाद कलेक्टर ने कलेक्टर DO को आदेश दिया कि आप कार्रवाई करें। DO ने उस गरीब को बुला के सादे कागज में साइन करवा लिया, कार्रवाई नहीं की। मतलब कलेक्टर का आदेश DO नहीं मान रहा। आप इस बात को कह रहे हैं, पिछले दिनों डालीबाव में विद्यालय चल रहा है,
और छुट्टियों का दिन था और ठंडी का दिन था। कलेक्टर ने आदेश दिए कि ठंडी में स्कूल विद्यालय बंद रहेंगे। उसके बावजूद भी वो विद्यालय के कार्यक्रम हो रहे थे। एक कलेक्टर की मीटिंग थी, उसमें मैं भी था। मैंने कलेक्टर साहब से अवगत कराया, साहब आपके आदेश को नहीं मानती इस विद्यालय। बोला मुझे बताइए, मैं वीडियो भेजता हूँ। मैं जब वीडियो भेजा तो उसमें कार्रवाई हुई और कार्रवाई तो हो गई दिखावे के लिए, और फिर 4 दिन बाद वो कार्रवाई समाप्त हो गई और विद्यालय फिर चालू हो गया। तो इसका मतलब ये है कि कलेक्टर कोई भी आदेश जारी करे और यहाँ का जो प्रशासन और जो नीचे जो स्तर के लोग काम करने वाले हैं वो तो ये कहते हैं साहब पैसा दीजिए, तमाशा दीजिए। अब पैसा जहाँ दे रहा हूँ तो सरकार कोई बैठे, कोई नेता बैठे, कोई अधिकारी बैठे, सबको चाहिए पैसा। एक नामी ग्रामी स्कूल है कृष्णकुला, उसकी जमीन नपाई जैसे एक पटवारी ने शुरू की, उस पटवारी को कलेक्टर ने सस्पेंड कर दिया। ये विषय भी आया है सामने, और ये जो बड़े बड़े संस्थान है उसमें सेंट माइकल हो, बनांजा हो, ये जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं इनकी बड़ी ऊंची पहुंच रहती है। और इस शहर में जो कुछ भी होता है तो ये जो अधिकारियों की निगाह से तो बचा नहीं होता है। अब वो किस मामले में क्या गलती पटवारी की थी या कलेक्टर साहब ने स्कूल का पक्ष लिया, ये तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन जिस तरह की अनियमितताएँ हम लोग देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन जो है उसकी तरफ से इनको छूट मिली है। तो अभी आप जैसा कह रहे थे कि डीओ कलेक्टर का कहना आदेश नहीं मानता है, अभी आज आप पत्रिका की एक खबर देखिए, हाई कोर्ट का कहना कलेक्टर नहीं मानता है। बड़ी प्रशासनिक अराजकता है, कार्यपालिका इतनी एरोगेंट हो गई है, इतनी अहंकारी हो गई है, वो किसी की परवाह नहीं कर रही है। और जब जिस राज्य में कोई किसी की परवाह न कर रहा हो तो वहाँ कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। सेंट माइकल स्कूल ने गरीब की जमीन हड़प ली। सेंट माइकल के संचालक को सिविल लाइन थाने में बुलाया जाता है, लेकिन उस गरीब को न्याय नहीं मिलता। देखिए साहब, न्याय के लिए आप कहीं भटकते रहिए। कई ऐसे मामले शहर में लंबित हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो न्याय के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आज भी टहल रहे हैं, तो उनको न्याय नहीं मिलता। तहसीलदार बैठ कर आदेश जारी कर देता है, उसको आपको हटाने के लिए आपको पूरे जीवन लग जाएगा। यहाँ मतलब हमारे देश में जो नियम कायदे बने हैं मुझे लगता है केवल घूस खाने के लिए बने हैं, और हम नियम कायदों का उल्लंघन करें और उस पर हमको घूस का दंड लगे तो बात समझ में आती है। यहाँ नियम कायदों का पालन के लिए जाते हैं तो आपसे घूस वसूल की जाती है। एक रजिस्ट्रार ऑफिस को आप देख लीजिए, वहाँ लोग रेवेन्यू देने जाते हैं, स्टाम्प ड्यूटी अदा करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी जो है लोगों से 1% आधा % जो है रजिस्ट्री लिया जाता है। यहाँ तो रिश्वत की दरें तय हो गई हैं। अगर आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाना है तो 1500 रुपये, फिर आपको लाइसेंस बनवाना है तो 3000 रुपये, दाखिल खारिज करानी है तो 3000 से 5000 रुपये। मतलब ये सामान्य चीज़ें हैं। राशन कार्ड और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र तक में है लोगों को रिश्वत लग रही है। तो मध्य प्रदेश के हर हुक्मरान का दस्तर जो है अपनी कीमत वसूल रहा है बिना उसके, और अनुमति का खेल जब तक रहेगा इस देश में और स्वविवेक का अधिकार जब तक अधिकारियों के पास रहेगा तब तक रिश्वत रहेगी। अभी मैंने आपसे कुछ देर पहले ये कहा था कि एक आम आदमी की निगरानी के लिए बहुत सारे इंतजाम हैं, लेकिन इन अधिकारियों की निगरानी के लिए कोई इंतजाम नहीं। सारे ऑफिस में यदि CCTV कैमरे लगा दिए जाएँ तो इनकी करतूतें क्या हैं ये CM भी देख सकेंगे और आम पब्लिक भी देख सकेंगे। पता लग जाएगा लोगों की कितनी अराजक स्थिति है, किस तरह से एक आम आदमी के साथ व्यवहार। मतलब यहाँ कुछ अधिकारियों को तो मैं ऐसे जानता हूँ कि हाई कोर्ट के आदेश को उन्होंने ताक कर रख दिया, और जब तक उनको जो है अतिरिक्त सुविधा शुल्क नहीं मिला तब तक उन्होंने उसका पालन नहीं किया। और इसी के चलते अरुण मिश्रा जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट भी उन्होंने कहा था कि कार्यपालिका बहुत अराजक हो गई है और अब तो सुप्रीम कोर्ट बंद कर देना चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से नहीं कर रहा है। बात गवर्नमेंट ने की थी कि विकास का विकेंद्रीकरण करेंगे। इन सब बातों से मुझे लग रहा है कि विकास तो एक तरफ रख दिया गया, भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण कर दिया गया, हर सीट फिक्स हो गई। देखिए साहब, जो जनप्रतिनिधि जो चुना जाता है तो जनता चुनती है। चुनने के बाद वो आपको नहीं चुनता, वो फिर पैसे को चुनता है। जो पैसा देगा उसका काम होगा। अगर आप इन विधायकों का मद, सांसद का मद, जो इनको पैसा मिलता है विकास के लिए, अगर उसकी जांच करा ली जाए, अगर कहीं गलती से उनका कागज निकला के देख लेंगे आप, तो आपको मालूम पड़ेगा कि साहब कई गांवों में उन्होंने कहा नल लग गए, कुएं खुद गए, व्यवस्था हो गई, मगर जब आप RTI लगाते हैं तो मालूम पड़ेगा वहां कुछ है ही नहीं। और आज संयोग की बात, अशोक जी बैठे हुए हैं, अशोक भाई साहब के साथ चूंकि हम लोग जब उनके पास बैठ के काम देखते थे, लिखने पढ़ने जाते थे, तो उन्होंने
तर्क संगत, ये सब बातें। और हम लोगों ने आरटीआई लगाकर, मैं आपके चैनल के माध्यम खुल कर कह रहा हूं कि आरटीआई लगाकर हम लोग को दस्तावेज मौजूद, हम लोग के पास आज भी है, जिसपे जनप्रतिनिधि द्वारा किस तरह का भ्रष्टाचार किया गया है वो अछूता नहीं है। एक स्कूल और है, हम लोग स्कूल का मामला उठा रहे हैं, बोनांजा, जिसके संचालक दिलीप अरोड़ा हैं। शायद उनको अभी जेल अदालत ने भेज दिया। आखिर ऐसे मामले आते हैं और स्कूल संचालक क्या शिक्षा देंगे? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो शिक्षा संस्थानों का संचालन करते हैं उनका एक कैरेक्टर होना चाहिए, उनका चरित्र होना चाहिए और समाज के लिए वो आदर्श व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन अभी तो शिक्षा की दुकानें खुल गई हैं और जिस तरह से व्यापार करने की छूट सभी को है, भले वो अपराधी हो या उसका कैसा कितना भी गिरा हो व्यापार कर सकता है, उसी तरह से शिक्षा का व्यापार भी चल रहा है। समाज को देखना होगा कि वो अपने बच्चों को जहाँ भेज रहे हैं तो उस व्यक्ति का चरित्र कैसा है। तो अभी आपको बताएं जो सेंट माइकल के अगर आप बैकग्राउंड पे जाएंगे आप, तो ये सब सीमेंट फैक्ट्री में नौकरी करते थे मुंबई में, और इसके बाद इन्होंने एक छोटे से कमरे में स्कूल शुरू किया था। वो स्कूल में फिर बड़ा स्वरूप ले लिया, उद्योग की बिल्डिंग में स्कूल चलता था। और इस तरह के तमाम आपको ऐसे विद्यालय मिल जाएंगे कि जो पृष्ठभूमि थी वो कहीं थी। अनुपमा वालों को आप देख लीजिए, आज वो एक बड़ा नाम है, लेकिन उसके पहले उनकी इलेक्ट्रिकल की छोटी सी शॉप हुआ करती थी उद्योग की बिल्डिंग में, और भी बहुत सारे नाम हैं। लेकिन ठीक है, और वो आज वो उत्तर प्रगति करते चले गए, एक बड़ा नाम हो गया। लेकिन शिक्षा जैसे जो संस्थान है उसका जो भी संचालक हो उसका चरित्र होना चाहिए और समाज को सबसे पहले जागरूक करने की जरूरत है कि वो ये देखे कि जहाँ बच्चे को बढ़ने में बताया उस व्यक्ति का चरित्र कैसा है। अनुपमा की आपने बात की, तो शायद अनुपमा वालों की पान की दुकान थी, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की बिजली की दुकान थी। पान की दुकान मुझे जानकारी तो नहीं है, बिजली की दुकान थी। और रिवर रोड में टेलीफोन ऑफिस के ऊपर डाकघर तार ऑफिस हुआ करता, उसके ऊपर उनका मकान था, ये मेरी जानकारी में है। मगर जिस तरह की बातें लोगों के पास अचानक धन की बरसात होने लगती है, तो कहीं ना कहीं ये तो तय है कि हम अगर भ्रष्टाचार नहीं करेंगे और हम काला पीला नहीं करेंगे तो पैसा आएगा कहाँ। आज हम एनजीओ चला रहे हैं। जब अन्ना हजारे का आंदोलन किया उसमें उन्होंने कहा कि साहब हम एनजीओ के खिलाफ आंदोलन करेंगे। जब उसमें देखा गया तो उसमें जिसको छुआ सब खेल रहे थे। और आज 17 के अंदर जितने एनजीओ चल रहे हैं, अगर ईमानदारी से जांच कर ली जाए तो मालूम पड़ा जिस मद में आप पैसा ले रहे हो उस मद में काम ही नहीं हुआ, और खातों में देखोगे, कागजों में देखोगे लगे अरबों का काम हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे कोई मापदंड तय नहीं है, सिर्फ एक दंड तय है, वो है घूस। अब इस निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचे हैं कि स्कूल संचालक जैसा चाहेंगे वैसा अपनी अंगुलियों पे प्रशासन को नचाएंगे और प्रशासन नाचेगा। आपके कार्यक्रम में अगर थोड़ा सा समय हो तो मैं आपको बताऊं कि नर्सिंग घोटाले पे सीबीआई जांच कर रही थी और उसके जो इंस्पेक्टर थे जबलपुर में 10 लाख रुपए रिश्वत देते हुए पकड़े गए थे। तो बड़ी विचित्र स्थिति है, जिनके ऊपर जांच का जिम्मा है, अगर वही घूस देते हुए पकड़े जा रहे हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या स्थिति है। और सतना में जितने भी नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं, किसी के पास में अपना हॉस्पिटल नहीं है। तो प्रश्न ये उठता है कि इतने वर्षों से नर्सिंग कॉलेज चल कैसे गए हैं जिनके पास हॉस्पिटल नहीं है? क्या कलेक्टर साहब नहीं देख रहे हैं, या जो उच्च शिक्षा संस्था स्वास्थ्य शिक्षा विभाग है वो नहीं देख रहा है? तो कहीं ना कहीं आगे देखिए जितनी भी गड़बड़ियाँ होती हैं इसमें मुख्य सहमति होती है प्रशासन की, और तभी ये सब कुछ हो पाता है। अन्यथा जिस दिन शासन कड़ा हो जाता है, ईमानदार हो जाता है, उस दिन बीमारियाँ रुक जाती हैं। और ये हम लोग ने देखा कि जब कोई ईमानदार अधिकारी आता है तो कुछ बीमारियाँ कम होती हैं। उमाकांत गुजराव यहाँ थे तो नगर निगम में कम भ्रष्टाचार होता था, लेकिन जब वो चले गए तो फिर दूसरों के हाथ में गया तो फिर भ्रष्टाचार उसी तरह से होने लगा जैसे। तो कुछ चीज़ें हैं ऐसी। एक AD पारस्तर यहाँ पुलिस विभाग में थे, वो ईमानदार थे तो उनके एजेंसी के अधीनस्थ कर्मचारी ईमानदारी से काम कर रहे थे। सापू जी थे तब यहाँ भी ईमानदारी से काम हो रहा था। मनीष रस्तोगी साहब यहाँ कलेक्टर थे जब, और KK खरे साहब थे तब भी ईमानदारी से काम हो। तो ये सब चीज़ें मतलब जो घूस माफिया है, सबसे खतरनाक जो घूस माफिया है। कमलनाथ जी ने जब ये कहा था कि वो माफिया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो मैंने ये लिखा था कि आप बाकी माफियाओं को बाद में देखिएगा, सबसे पहले घूस माफिया को मारिए। जिस दिन घूस माफिया मर जाएगा सारे माफिया अपने आप खत्म हो जाएंगे। घूस माफिया मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट की मंशा है इनको समाप्त करें। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, गवर्नमेंट खुद घूस माफिया को पाल पोस कर बट वृक्ष बना रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।